दर्द चाहिए? ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। भारत की जनता बहुत भोली है। जॉर्ज साहब इस देश के रक्षा मंत्री थे। मैं मिलने गया तो हेगड़े हमको अंदर ले गए, तो सीढ़ी पर जया जी मिल गई। मैंने कहा कहाँ हैं आदरणीय? तो हंसी, बोली आओ आपको ले चलते, वहीं अंदर हैं। मैंने कहा चलो। मैंने देखा वो गुसल खाने में पट्टे पे बैठे अपना कुर्ता पजामा खींच रहे थे। क्या? मैंने कहा जार साहब गजबे कर दिए आप तो, है? ये सनलाइट साबुन से यहां कुर्ता पजामा खींच रहे हो? जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी नहीं कहा कि जब मिलो तो क्या संघर्ष कर रहे हैं, नहीं। लेकिन उनकी चप्पल नहीं बदली। मंत्री रहे तो और मंत्री नहीं रहे तो उनका कुर्ता का कपड़ा नहीं बदला, उनका रहन सहन नहीं बदला। मंत्री रहे तो उन्होंने मुझको काजू नहीं खिलाए, और मंत्री नहीं रहे तो ऐसा नहीं हुआ बिना चाय पिए कभी आने दिया हो, चाय और वो ग्लूकोज वाले बिस्कुट। जनता को दिखता है मेरे मित्र, ये भ्रम निकाल दीजिए कि जनता मूर्ख है। जनता हमारी माई बाप है। कोई माई बाप मूर्ख होते हैं जो संतान को जन्म देते हैं? हमको लगता है नहीं देख रहा कोई ना। एक विज्ञापन आता है, उसमें टैग लाइन ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मैं उसका उल्टा कहता हूं राजनीति में, राजनेताओं के लिए नीचे वाला सब देख रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऊपर उतने ही कर्तव्य करिएगा जितना नीचे वाला देखे तो पचा ले। हमारे देह की गंध, हमारे कपड़े का तौर तरीका, हमारे पांव का जूता चप्पल, हमारी गाड़ी घोड़ा लाव लश्कर अगर हिंदुस्तान के आम आदमी से 1000 गुना, 10,000 गुना, 5,000 गुना, 1,00,000 गुना ऊपर चला जाएगा तो संघर्ष नहीं माना जाएगा। कितने नेता हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरी देह से भी वही गंध है जो मेरे वोटर की देह से गंध है? मैं संघर्ष करने वालों की नहीं कह रहा, मतलब जो स्ट्रगलर है उनकी नहीं कह रहा। वो अच्छे दिन की प्रतीक्षा में है कि एक बार जुगाड़ लग जाए, अरशद पार्षद कुछ भी मिल जाए, फिर मैं भी वही करूंगा। क्या? फॉर्च्यूनर कसाऊंगा। क्या जनता समझती नहीं? सारी लड़ाई यहीं पर आके फेड हो जाती है। सारी लड़ाई यहीं पर आके फेड हो जाती है। और एक मैं सिर्फ ये बात कहूंगा इसलिए कि ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान की जनता का जो भोलापन है ना मेहंदी भाई, ओपी सिंह जी, उस पर कसम से मैं भावुक हो जाता हूं। ऐसी जनता दुनिया में कहीं नहीं। ये वास्तव में महादेव का रूप है जनता यहां की। मैं आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले गया, मैं 30 साल से बोलो 35 साल, मैं गया काशीराम जी के साथ। ये तब जामा मस्जिद के जो अभी के इमाम हैं, इनके अब्बा हुजूर जिंदा थे, बड़े इमाम हैं, वो इमाम थे मौलाना बुखारी। और आजम काशीराम की एक रैली थी मेरठ में, तो काशीराम जी हमको लिए गए गाड़ी में बैठाल के। समझिएगा, वहां हुआ कि भाई आप भोजन कर लो, तब तक फिर रैली में चलना है। मैंने कहा भाई भोजन कर लेते हैं। तो भोजन के लिए वहां गए, व्यवस्था थी जहां, तो 4-6 उनके कार्यकर्ता लगाए उन्होंने साथ के भाई अग्निहोत्री जी को भोजन करा दो, ओपी सिंह जी। तो मैंने ऐसे हास्य बोध में कुछ बातें कह दी। क्या? पत्रकार हूं तो छेड़ देता हूं कई बार। मैंने उन नौजवानों से कहा कि भाई आप लोग बता रहे हो ऐसा है, दलित का संघर्ष ये वो है, और हम तो दिल्ली में आते जाते देखते ऐसा रोला चोला है भैया। क्या ये ठाट बाट है दीपक जी? तो मालूम उन नौजवानों ने क्या कहा? आप मेहमान हैं, भोजन करिए और साहब के साथ रैली में जाइए, देखिए। क्या? ये हमारे भगवान हैं। ये क्या हैं? उन्होंने ये नहीं कहा हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा ये हमारे भगवान हैं। क्या? ऐसा वोटर कहीं मिलेगा जो आपको आपकी तमाम कमजोरियों के साथ भगवान मान ले, और जो इतना प्यार देता है जब वो रूठता है
महादेव जब रूठते हैं तो क्या होता है? तांडव, है ना दीपक जी? तो तांडव होता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, भस्मीभूत हो जाती हैं चीजें। ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि कोई किसी की कृपा से जीत के आ रही हैं। भाजपा और ममता बनर्जी का रिश्ता अलग है राजनीतिक, लेकिन मैंने ममता बनर्जी को 30 साल देखा। ममता बनर्जी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। रेल मंत्री थी तब, सांसद थी तब, वही झोला, वही चप्पल, वही धोती, इसलिए जीतती हैं। नीतीश कुमार के जीवन में बदलाव नहीं आया। योगी आदित्यनाथ इसका उदाहरण है, बड़ा बड़ा उदाहरण है। मैं लोगों से मिलता हूं, दूसरी पार्टी के लोगों से, वो लोग कहते हैं हाँ भाई मुख्यमंत्री की बात तो है, क्या वो मेहनती बहुत हैं और उनकी कोई निजी जरूरत नहीं, क्या नहाए और ऐसे किया, थोड़ा तेल लिया, वो सब में लगाया और चल भैया, डाला कुर्ता, डाला गमछा, बोले चलो जी, कोई लफड़े नहीं अटैची तैयार करने का, है ना। और आज भी गोरखपुर में अगर होते हैं, गोरखपुर मंदिर में दीपक बाबू, क्या तो वहीं बैठ के खाना खाते हैं जहां अचानक बाहर से एक भिक्षुक आ गया, वो भी बैठ के खा रहा, क्या उतना तो है ना। इसलिए मैं कहता हूं भारत की जनता के साथ आप छल नहीं करें तो वो आपको सिर आंखों पर रखती है, देवता मानती है। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, देवता और हमारे बीच में कहीं कोई जुड़ाव रहा ही नहीं, नाभि नाल का रिश्ता ही नहीं रहा, तो तीसरा नेत्र खोल देती है। मैंने सुना अपने कानों से कि उन नौजवानों ने कहा कि कांशीराम जी, मायावती जी हमारे भगवान हैं, इनके बारे में कुछ मत कहिएगा। क्या नेता तो सब मानते हैं, यहां लोग भगवान मान लेते हैं। जयललिता को माना, एमजीआर को माना, एनटीआर को माना, लेकिन आप उस कसौटी पर खड़े उतरिए। जनता क्या चाहती है भाई? वो मानकर चलती है कि आप उससे बड़े सेटअप के व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि जनता रसातल में और आप आसमान पे, बीच का कोई आसमान तय कर लीजिए जहां से जनता आपको देख पाए, आप जनता को देख पाए। ऐसा लगता है कई बार क्या कि अखंड भूमंडल पर, भूमंडल से मेरा मतलब भारत ही है, उसको नाइजीरिया तक न ले जाइएगा, है अखंड भारत पूरे में क्या या तो कोई सीधे आ जाएगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है करे है, और जो सीधे नहीं आए वो आउट हाउस में आए। लेकिन अब तो रहना वैसे ही पड़ेगा, क्या ऐसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 27 में नहीं 24 में मायावती जी, मैं उन सबको आदर के साथ स्मरण करते हुए कह रहा हूं, मायावती जी के उम्मीदवार और आजम साहब और शिवपाल जी के संभावित आउटफिट के उम्मीदवार, कोशिश ये कि उसमें ओवैसी भी एडजस्ट हो जाए। मान लो ओवैसी ना भी हो तो ओवैसी उतना बड़ा इशू नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके पास वोट नहीं, क्या आजम खान के पास पश्चिम में वोट है। ये दो बड़े घटक तो आपको प्लस करेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए टंटा बनेंगे। क्या जैसा कहा जा रहा है सिंह साहब कि ये मौसम तभी बदला जब भविष्य की रूपरेखा कागज पर तय हो गई, भाई ऐसा आप करेंगे, ऐसा आप करेंगे, ऐसा आप करेंगे, ये आप बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, हामी भरो, दस्तखत करो तो मौसम बदले, तो बटन दबाएं। ऐसा कहा जा रहा है। मैंने कहा कि टीवी पे आप मानो, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा? और समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा के चुनाव में 111 सीटें जीती हैं और 12% वोट एनहांस किया है, उसके लिए संकट का कारण हो जाएगा ये नया परिदृश्य। अब इसमें जयंत चौधरी का अगले राउंड में मैं लाऊंगा, वो भी एक सुगबुगाहट छोड़ गए हैं, वो भी देखना होगा। ओपी सिंह जी, दास जी, डिबेट से पहले जो आपने पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया है,
तो समझिए कि पूरे डिबेट का सार। अब हम लोग पार्टी के बैठे हैं तो पार्टी के हिसाब से बोलेंगे, ये स्वाभाविक है जी लेकिन जो मुख्य पात्र हैं इस घटनाक्रम के, उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बातों से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। हालांकि यह समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये दो बातें आती हैं, एक तो ये क्या ये जो घटनाक्रम हुई इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले। मैं दोनों के बारे में बोला कि ये दो ही चीजें आपने इस डिबेट में मुख्य रूप से रखी। नंबर एक, अगर ये पहला प्रयोग हो तो हमारे मन में शंका होगी कि कहीं इसका लाभ मिलेगा कि मुझको हार मिलेगा। आप ये बताइए कि 2017 से सारा प्रयोग तो आप देखते चले आ रहे हैं, और आपने जब 2019 का प्रयोग देखा तो पूरे भारतवर्ष में लगा कि अरे बाप रे बाप, अब तो अखिलेश और मायावती जी मिल गई, कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोटियां डूब न जाए। क्योंकि कांग्रेस से जब समझौता किया था तो को बहुत हल्के में लोगों ने लिया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक था नहीं। ये हुआ कि इनका थोड़ा सा प्लस हो जाएगा दोनों को, लेकिन जब मायावती के साथ किया तो लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की लोटियां डूब जाएगी। उसके बाद हुआ क्या हुआ सपा का और क्या हुआ बसपा का। 2000 मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ दोनों बातों को। बस दूसरा पॉइंट, 2019 में अखिलेश यादव, वाईएम नारा, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद महादल अशोक मौर्य, तो कितने दल इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी की लोटियां डूबी और समाजवादी पार्टी, और तब आश्चर्य हुआ जब चैनलों पर ये देखिए कि पहले चरण में भाजपा साथ, दूसरे में साथ, तीसरे में साथ, चौथे में स्टैंड करेगी, पांचवें में कुछ लड़ेगी, जब पूर्वांचल में जाएगी छठवें सत्तों में साथ। निष्कर्ष क्या निकला? पहले चरण का निष्कर्ष क्या निकला, दूसरे का क्या निकला, तीसरे का क्या निकला, और जो राजनीतिक पंडित जो दाव पे जो हारी बाजी का दाव लगाते थे वो चारों खाने चित हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को स्वयं इसका उम्मीद नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारे। क्यों? क्योंकि परिवारवाद और जातिवाद का नारा चलता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब बताइए जब सारे प्रयोग हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, और भारतीय जनता पार्टी को यह पूरा विश्वास है कि चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, हमारी जो नीतियां हैं, हमने जनता की जो सरकार में भागीदारी की है, हमने जो सुविधाएं दी है, जो देश की आजादी के ओपी सिंह, अरे मेहंदी साहब आ रहे, हम आएंगे, ये ठीक है ओपी सिंह साहब, ठीक बात। आज हम लोग बहस को बड़ी प्रैक्टिकल रखेंगे, आज योजनाओं तक नहीं जाएंगे आज। अरे रुको भाई मेहंदी साहब, रुको एक मिनट रुको, अरे 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने वोट की चोरी किया है। ये इस बात का कोई अर्थ नहीं, नहीं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। इसके मेहंदी, अरे मेरा सवाल सुनो भाई, ठीक, ओपी सिंह जी रुक, एक मिनट रुक जाइए, ठीक रुक जाइए। इसके मेहंदी, आप गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई दोनों लोगों को रोकिए, का मुकद्दर बनने वाला हो, ये हास्यास्पद तर्क है, ठीक, ये भाजपा ने गैर वाजिब तरीके से मैं, ठीक, अरे रुको भाई इसके मेहंदी, मैं सलाह दूंगा तब वोट की चोरी करना ये मैं, कहां का न्याय है? अरे भाई रोकिए मेहंदी साहब को, पार्टी के लोग रुकिए, मैं सलाह दूंगा समाजवादी पार्टी को, बड़ी पार्टी है विपक्ष में, पुरानी पार्टी है, मुलायम सिंह जैसे लोग उसको लीड किए हैं, हास्यास्पद बातों से बचे, उससे चेहरा और खराब हो रहा है। पराजय को इतनी बड़ी चीज थी, उन्होंने कि अल्ले बल्ले कुछ भी बोलने लगे, उसमें झटका खा के। राजनीति में है तो जय पराजय रहेगी, ये चलता नहीं है। दूसरे मुद्दे हैं, नहीं हमको टेलीफोन करिए, हम बता देंगे किन मुद्दों पे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बिक रहा, ये बिक ही नहीं रहा। कहीं ये तो गलत सरकार, अवैध सरकार है, कोई मानेगा? हंस रहे बच्चे, हंस रहे। कल आपके बड़े नेता ने ये कहा, ठीक नहीं, ओपी सिंह की नहीं, हम कहें दीपक मिश्रा की पार्टी की भी सरकार आई होती तो भी मैं उसको उतना ही वैलिड मानता। लोकतंत्र में हम चुनाव में भाग भी ले रहे और फिर ऐसी बात भी कह रहे हैं, ये ठीक नहीं, ये लोकतंत्र के माथे पर थूकने जैसी बात है, ये ठीक नहीं मित्र।
किसी के लिए ठीक नहीं। आज इनकी सरकार है, कल उनकी होगी, परसों किसी और की होगी। हम लोग नहीं रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों सरकार चला रही होंगी। ये भाषा ठीक नहीं। नहीं, कल मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि सरकार पर बुलडोजर कब चलेगा, ये अवैध सरकार है। बताइए, हंसने लगे लड़के सब। गंभीर बात करो, अच्छी बात करो उसमें। मैं समझना इस मेहंदी साहब, मैं प्रवक्ताओं से एक ही बात कहता हूं, अपने नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध रहिए, कटिबद्ध रहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि नेतृत्व ने जो बात, अगर 20 बातें बोली तो हम 20 दोहराएं। हम 19 दोहरा सकते हैं, एक छोड़ सकते हैं अगर उसमें कोई लोचा है। अब आपके पास मैं आता हूं जहां आपको बोलने का स्पेस मिलेगा। मेहंदी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी पावर और पोजीशन का, और जो उसका एक सरकार का औरा होता है, उसका इस्तेमाल करके विपक्ष को अपने हिसाब से अलग अलग, जैसे पत्री में 12 खाने होते हैं ना, सब ग्रह उसमें अलग अलग बैठे होते हैं, इसलिए प्लेसमेंट का काम वो अपने हाथ में रखे कि कौन कहां कितनी क्या भूमिका निभाएगा समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। क्या आपको लगता है इसमें भाजपा कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट है? आजम खान, शिवपाल एंड ऑल। मेहंदी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से ये सरकार बनी है, पूर्व में भी था लेकिन जब से ये दोबारा सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, यकीन मानिए आप, सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से गैर वाजिब इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इतिहास साक्षी है। कभी आजाद भारत में इतना किसी सरकार ने नहीं किया था। अब बताइए साहब, सरकारी संस्थाओं की निगरानी के बगैर किसी पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी का घर उजाड़ दिया जा रहा है। मैं अभी तो आज मेहंदी साहब आज बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं, आजम खान और शिवपाल, अभी उनकी चिंता करो। बुलडोजर से आपका क्या भला बुरा होना भैया? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वहां घर लूटा जा रहा, आप बता रहे बुलडोजर। अमिताभ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से तानाशाही तरीके से इस सरकार को चला रहे हैं। और रहा सवाल आजम साहब का, जहां तक आजम साहब की आपने बात किया, आजम साहब पे किस तरीके से कौन से मुकदमे हैं आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। ये आजम साहब के ऊपर कोई हत्या या कोई बड़ा मतलब ऐसा मुकदमे, छोटे छोटे मुकदमे हैं, लेकिन जिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार आजम साहब हुए, ये आप भी जानते, हम भी जानते, उत्तर प्रदेश के नागरिक। मैं आजम साहब के एक मिनट सुन लीजिए। अभी ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर। मैं पूर्व में कह चुका हूं कि ये समाजवादी पार्टी से ज्यादा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में। हम तो संघर्ष का परिवारवाद है। जहां पिता ने संघर्ष किया वहां बेटा संघर्ष कर रहा है। भटकाओ, ठीक है। अजीम इकबाल साहब, जो बात मेहंदी साहब ने कही उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ नहीं भी है। केस बड़े भी थे, उसमें हरिजन एक्ट के भी केस थे, है ना, जो बहुत सीरियस एक्ट होते हैं। उसमें सरकारी जमीन का अपहरण भी था, बहुत सीरियस केसेस थे। लेकिन अल्लाह के फजल से, हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं मैं, दीपक जी सुन लीजिएगा आप धैर्य से, ने बाद में आप दाएं बाएं करो। ये अल्लाह के फजल से इन्वर्टेड कॉमा में जो मौसम बदला और ठंडी खुशगवार हवाएं चली, उन्होंने बड़े बड़े केस के बंधन काट दिए। क्या अब आपको लग रहा है कि ईद या ईद के आसपास कुछ ऐसा मामला बन सकता है कि आजम साहब लंबी उसके बाद बाहर आ जाएं और फिर जरा ढोल नगाड़ा कुछ भंगड़ा अंगड़ा हो? पूरी उम्मीद है न्यायालय पर, और काफी अरसा हो गया है उनको प्रताड़ना झेलते हुए, और अदालत ने उनकी सुनवाई भी कर ली है और सारे मामलों में उनको जमानतें भी मिल चुकी हैं। तो अब हम उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, ईद का करीब मौसम आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है हमारे बीच में हो माननीय आजम खान साहब। और ये सबसे बड़ी देखने सोचने की बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात पर गौर करना चाहिए। इतनी नाराजगियां सामने आ रही हैं, शिवपाल जी भी नाराज हो रहे हैं, माननीय आजम खान साहब के साथ जो हुआ वो भी नाराज हो रहे हैं, उनके समर्थक हम जैसे लोग भी दिल दुखा के बैठे हुए हैं वो भी नाराज हो रहे हैं। तो इस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो मरहम रखने की बात करना चाहिए। कोई बात नहीं उठ रही है, कोई सवाल हमका जवाब नहीं आ रहा है, तो बताइए आदमी कहाँ क्या सोचेगा फिर? नहीं तो रिश्ता नाता तोड़ लिया। नहीं, रिश्ता नाता ईद के बाद हमारी नाराजगी है, हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपने नेता से। अपने नेता से शिकायत नहीं करें तो बताइए किससे करें?
हमारे नेता है अखिलेश यादव जी। अगर हम अपने नेता अच्छा से एक बात शिकायत बताओ नहीं भैया, करेंगे- एक मजा आज अच्छी बात बहस करो। मैं आज उत्तेजक बहस के मूड में नहीं हूं, वरना आप जानते हो मैं कर सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं आज, अरे सुन लो एक इकबाल साहब, तलाक हो गई या इद्दत में है मामला अभी है? मैंने कहा हुजूर तलाक हो गई, मामला सेपरेट हो गया, या अभी तो कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, इद्दत चल रही है? ऐसा है मान्यवर महोदय, हम एक बात जानते हैं, हमारे नेता मोहम्मद अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है और तमाम मुसलमानों के नाम पर अखिलेश यादव जी ने जो वोट हासिल किया है। इकबाल साहब एक मिनट, आप पुराने हमारा आदमी वोट मिला तुम्हें, लेकिन आपने हमारा नाम भी नहीं ले रहे हैं आप। एक बात तो सुन लो, हमारी परेशानियों को उठाने की तो आप छोड़ दीजिए, आप हमारा नाम वकील भी लेना बंद कर वकील रहे हैं। साहब एक मिनट सुन लो वकील साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेता के जो ये ऐसे बुरे दिन कटे हैं, इतने मुकदमे लगा दिए जिसमें बकरी चोरी से लेके और डायनासोर चोरी तक सब उनके ही खाते डाल दिए हैं, पश्चिम में कहीं कुछ चोरी हुई तो आजम खान के नाम रिपोर्ट लिखा दी, तो क्या आपको लगता है इसके लिए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, जैसा क्या शिवपाल यादव ने कहा? क्या आजम खान और उनके समर्थक भी ऐसे मानते हैं? परिवार में किसी एक व्यक्ति के साथ जब दुख होता है तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी, माननीय अखिलेश यादव जी को भी जिस तरह से आजम खान साहब के मामले में पैरवी करनी चाहिए थी, जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए थी, जिस तरह से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए थी, बड़ा आंदोलन होना चाहिए था। माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। मैं फिर बहुत विनम्रता से देश के सामने ये बात रखूंगा, सिर्फ इस पर विवाद और बहस और विमर्श होना चाहिए चौराहे से लेके और अदालत तक, कि क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई नियमों को न मानते हुए की जा रही है, यानी नियम विरुद्ध है, तो उसके खिलाफ प्रतिकार होना चाहिए। ठीक, और वो लोग जब ये कहते हैं कि धर्म का उल्लेख नहीं होना चाहिए, कि धर्म की बात आप धर्म के चश्मे से ऐसा बोल रहे हैं, और वो लोग जब अदालत जाते, सुप्रीम कोर्ट, बताइए कोर्ट जो सबसे पवित्र स्थान, जहां जिसके माथे पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में जब एंट्री लीजिए तो मेन गेट पर, गेट नंबर 1 पर यतस धर्मो ततस जयो, वहां जाके जब सिब्बल साहब बोलते हैं कि मुसलमानों के व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों की में बुलडोजर न चले, इसका आदेश दे दो, वो धर्म का चश्मा नहीं, वो सर्वधर्म समभाव का चश्मा है। लेकिन ये सवाल उठा दो कि हनुमान जयंती पर पत्थर चला, या रामनवमी पर पत्थर चला, या नवदुर्गा पर पत्थर चला, या गणेश चतुर्थी पर विसर्जन पर पत्थर क्यों चला, तो बोले कम्युनल है आप। नहीं भाई साहब, ये कम्युनलिज्म मुझे मंजूर है। देश ने, अगर कांग्रेस ने देश का निर्णय अभी तक नहीं समझा तो आगे क्या समझेगी? 415 थे राजीव गांधी के समय में, 44 रह गए इसी ज्ञान के चलते, इसी ज्ञान के चलते। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नए नए आए तो वो भी बहक गए थे, बोले जी हमारी नानी ने कहा कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए रामचंद्र जी का। जब स्थितियां उन्होंने देश के मानस को समझना शुरू किया तो गए अयोध्या और वहां भाषण दिया, बोले हमने नानी को बताया मंदिर बन रहा, उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है, हम भी अपने जीवन काल में मंदिर देख लेंगे। और उन्होंने तुरंत वहीं से अनाउंस कर दिया कि अयोध्या के लिए फ्री यात्रा दिल्ली से, दिल्ली सरकार पैसा वहन करेगी। ठीक बात है, इसमें कौन बुरी बात है? अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल ने एक पेज का विज्ञापन दिया हनुमान जयंती पर, अच्छी बात है। ईद जुहा पर देते हैं तो उस पर भी देना चाहिए, क्या दिक्कत क्या है? दो चश्मे मत रखिए, एक दृष्टि रखिए। मैं आज ये कहीं इसी बहस लेके नहीं आया था कि हिंदू और मुसलमान की, मैं बहस लेके ही आया था कि किसी भी आदमी का बिना नियम विरुद्ध मकान दुकान अगर बना है तो वो जरूर टूटे, लेकिन टूटने की प्रक्रिया के लिए जो नियमावली है उसका पालन होना चाहिए।
कोई बुलडोजर अनियंत्रित नहीं चल सकता। मैं तो ये लेके आया था, आप ही लोगों ने उसका दिशा भटका दी। ये तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। आज जहांगीरपुरी में इतनी भीड़ दिख रही मुझे, देश भर का नेता है, हंगामा खेज स्थिति पैदा कर रहे हैं वहां। उस दिन भी जाते और खड़े होकर कहते कि हां हमको दुख है, ये भारत की मिट्टी का संस्कार नहीं कि सलीम चिकना गोली चलाए। ये बोलना चाहिए था, इसमें क्या शर्मिंदगी है, क्या शर्मिंदगी थी इसमें। और उसके बाद चुनाव के नतीजे आते हैं तो बताते हो कि ईवीएम ईवीएम। अरे भाजपा कोई आसमान से उतरी पार्टी है या भाजपा कोई मालिक मुख्तार है देश की? नहीं ना। जैसे आप लोग वैसे ये पार्टी, जिस दिन इनको हरा देंगे ये भी आप लोगों के बीच में बैठेंगे जाके। ये कोई खुदा है? लेकिन यहां के लोग तो यहां के मालिक है, ये तो ध्यान रखिए। भाजपा मालिक नहीं है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा बसपा मालिक नहीं है, लेकिन आम आदमी यहां का जो जनता है वो तो मालिक है। वो आपका व्यवहार देखती है अपने प्रति। मैं फिर उसी सवाल पर इस बात को छोड़कर जाऊंगा। अभी मेरे किसी मित्र ने कहा था, छोटे भाई ने, कि 10 राज्यों में 8 राज्यों में हिंसा हुई रामनवमी पर। 8 राज्यों में अगर रामनवमी के जैसे पवित्र अवसर पर हिंसा हुई तो क्या उस पर शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए था बड़े राजनेताओं को, जो पीढ़ियों से भारत में शासन करते आ रहे? क्या उन लोगों को अपनी जिह्वा नहीं खोलनी चाहिए थी? क्या आपकी आंख नम नहीं होती? ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका दोहरा है, ये तरीका ठीक नहीं, ये देश के जनमानस को स्वीकार्य नहीं। मुहर्रम में ताजिए के साथ बदसलूकी हो तो भी मेरी दखल होनी चाहिए, मेरी पीड़ा को आवाज मिलनी चाहिए। और रामनवमी पर जुलूस में बदतमीजी हो तो भी मैं बोलूंगा। मेरे अंदर साहस है, आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है। इसीलिए आपकी बात का वजन खत्म हो गया मित्र, उसमें वजन घट गया, उसकी तासीर बदल गई। जिस दिन इतना साहस जुटा लेंगे कि हिंदू की गलती पर हिंदू को डांट सके, मुसलमान की गलती पर मुसलमान को डांट सके, ईमानदारी से जिस दिन इतना साहस जुटा लेंगे, उस दिन आप इस देश के सबसे चहेते राजनेता हो जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा ना। बड़े बड़े नेता बताइए, बंगाल तक से लोग चल दिए जहाज में। बोले कहां जा रहे हैं चाचा? बोले जहांगीरपुरी में जाना है। क्या बताइए, कहां कहां से, केरल कन्याकुमारी से आज नेता आ रहा जहांगीरपुरी। चलो हम करें आर्य स्वागत है, अच्छी बात है, आना चाहिए दुख सुख में। तब क्या कोई माई का लाल है ऐसा भला आदमी जो वहां चौराहे पर खड़ा होके ये बाइट दे सके कि ये सब जो तोड़फोड़ हुई मुझे इसकी भी दुख है, और मुझे इसकी भी दुख है कि पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा पर हिंसा हुई। इतना ही बोल दो, इतना तो बोल सकते हो ना। बर्क साहब आप आ रहे हैं 22 तारीख को प्रतिनिधि मंडल लेके, एसटी हसन साहब, बिशंबर निषाद साहब, तो इतना तो बोल दो। ममता जी के लोग भी आ रहे हैं, इतना बोल दें। और अजय माकन भी अगर इतना बोल देते तो देश को अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं बोले। यहीं से दूध में नींबू पड़ जाता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं। एक सच्चा संवाद नाम को हटा के मैं जनता के सामने रखूंगा और अपने मित्रों के सामने रखूंगा, वहां से तस्वीर साफ हो जाएगी। कितनी भी तू में करो, ग्राउंड रियलिटी वही है। 12-15 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार में एक सज्जन तैनात थे, आईएएस बड़े सीनियर हमारे दोस्त थे। तो उनसे मैंने ऐसे पूछा एक बार कि भाई ये शावर मंत्र कौन से हैं जिनको सिद्ध करने के बाद लक्ष्मी जो है वो बरसात के पानी, कनक धारा स्तोत्र की तरह बिल्कुल टपकती है, बटोरना मुश्किल। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी आप बहुत भोले हो, कल सुबह अपन बैठ रहे हैं कॉफ़ी पे, एक मैसेज सुन लीजिएगा और आप लोग भी सुन लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि भैया आप जरूर सुन लीजिएगा, आप अभी नई पार्टी में हो तो आगे आपके लिए भी सब बड़े उपयोगी मंत्र हैं, ये सिद्ध करने पड़ेगा, हैं, नहीं तो फिर व्यवस्था लड़खड़ा जाती, कहाँ चुनाव लड़ पाओगे, हैं।
4 बार दिल्ली बुला लेंगे तो पैसा ही नहीं बचेगा घर में आटा लाने के लिए। अरे भाई 10-20-50 हज़ार के तो गुलदस्ते लग जाते हैं महीने में, राजनीति करो, गेंदा की माला तो कोई लेता नहीं। खैर, तो मैंने पूछा कि हे प्रभु, जैसे ऋषियों ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था क्या, वैसे मैंने प्रश्न किया। तो वो नोएडा गाजियाबाद में भ्रम रखूंगा थोड़ा सा, इन दोनों अथॉरिटी में किसी में एक में प्रमुख रह गए थे। बोले भाई साहब, आपको आज वो सच बताए दे रहा हूं जो हम लोग किसी को नहीं बताते। मैंने बता दो प्रभु, बड़ी कृपा होगी, पूरी बहस उसी में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारा जेई आता है, कहता साहब फलानी जगह जो प्लाट पड़ा था खाली, उसमें नपाई हो रही थी, कुछ लोग दिखे मुझे। क्या? मैं कहता हूं जो अपना काम करो, ज्यादा घूमो मत करो। वो 10 दिन बाद आता है, कहता वहां खुदाई हो रही नींव, फिर मैं भगा देता हूं। फिर 15 दिन बाद आता है, कहता बाउंड्री बन गई, नहीं। फिर महीने भर बाद आता है, कहता गेट लग गया, नहीं। मिसाल सुन लीजिएगा। फिर वो कहते हैं, वो आता रहता है मेरे पास, बताता रहता है। साल भर बीत गया, साल भर बाद वो आया, बोला सर 12 मंजिल का मॉल बन गया है, नीला शीशा लगा है, झकाझक। क्या? संगमरमर। तो मैं कहता हूं अच्छा, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को बोलो, पुलिस को चिट्ठी भेजो, एसपी को बोलो कि कल फोर्स दे और जीप निकलवाओ। तो हम जाके बोले, कहते सील करो। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, बुलाओ कौन है मालिक इसका। बोले बाबू हमको बता चुका है कि कैटरीना कैफ इसका उद्घाटन करने वाली है, 20 तारीख को कार्ड बट गए। क्या? अब 50 करोड़ लग चुका, बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन के कार्ड बट गए, 5 करोड़ कैटरीना ले गई। ठीक, तो लाला तो पगला गया। तो बोले फिर बैठ की बात होती है। तो जब उसके 75 लग गए तो 75 डूबे और इज्जत भी डूबे। तो बात हो जाती कि भाई बालूशाही, इतनी बालूशाही कर लो, इतनी लड्डू कर लो, इतनी बर्फी कर लो, गाड़ी में रखाए दे रहे हैं, जान छोड़ो। अब बोले मान लीजिए मैं पहले दिन चला जाता जूनियर इंजीनियर कहने पे, ये किसी को भेज देता, वो फीता लपेट के रख लेते, कहते नहीं करेंगे ना पाई। नींव खुदाई में चला जाता, 1000 रुपया दे देते, कहते मिट्टी भर देंगे दोबारा, गलत है तो ना। बोले मिठाई जूस ही तब निकलेगा। ये सच्चा किस्सा है, कोई टेलीफोन करेगा तो नाम बता दूंगा, है ना। मेरी चोट हमेशा वही होती है, नाभि पर। रावण को सिर काटने से भगवान राम नहीं मार पाए। वाजपेयी जी, बिमल सिंह, हम आप क्या मारेंगे? नाभि पर बाण चलना चाहिए, नाभि पर बाण चलना चाहिए। मैं इस धारणा के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध प्रतिबद्ध हूं, कहीं कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकता जब तक रूलिंग पार्टी के नेता और ब्यूरोक्रेट जुगलबंदी नहीं करें। आज के 15 दिन पहले से, जब से भगवंत मान पंजाब में बने, तब से लेके और 5 साल तक पंजाब में जो कुछ अवैध होगा उसमें मैं ये मानकर चलूंगा कि भगवंत मान या भगवंत मान की पार्टी के लोगों का भरपूर योगदान है। भारत में सत्ता बहुत बड़ी चीज है, स्टील का फ्रेमवर्क है, फ्रेम स्टील का, यहां कोई माई का लाल इंक्रोच नहीं कर सकता। और जो बात एक मिश्रा कह रहे थे, एक के दधीच होने से काम नहीं चलेगा। ये तंत्र इतना निष्ठुर है, ये दधीच की हड्डियां भी ऑक्शन करा देगा, कहेगा लो बवाल कटा। एक के दधीच होने से काम नहीं चलेगा, नहीं। इसलिए आज मैं ये बुनियादी सवाल लेके आया। आपने हटा दिया अवैध निर्माण, धन्यवाद, आभार विमल सिंह, लेकिन हमको ये बताओ कि ये अवैध निर्माण क्यों हुआ था, किसने किया, इसमें मेरी रुचि नहीं।
उसका नाम मुख्तार हो तो और उसका नाम सुरेश हो तो मेरी रुचि नहीं, आप लोगों की हो सकती है। मैं जानना चाह रहा हूं कौन से अधिकारी थे। और अभिषेक बाबू, आप तो अभी मतलब 5 साल पहले आप सरकार में थे, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई नेता मुझसे कहे, अधिकारी मुझसे कहे कि भाई साहब पता भी नहीं लगता है, क्या दिल पे हाथ रख के बस मुस्कुरा देना अगर मेरी बात सही लगे तो। बोलना तो ठीक नहीं, आप लोगों के लिए, आप नेता हो। कोई आदमी कहीं भी अपने घर के बाहर विमल 5-10 ईंटें और थोड़ी बालू और मोरंग डाल दो, अगर 1 घंटे के भीतर नगर निगम या प्राधिकरण का सबसे छोटा कारकुन साइकिल या मोटरसाइकिल लेके आपको ढूंढता हुआ नहीं आ जाए कि आ जाओ जरा साइड में, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप मूंगफली की ठेल लगवा दो किसी लड़के को, अगर 2 घंटे के भीतर उससे सुविधा शुल्क लेने वाले नहीं आ जाए तो बताइएगा। इतना चाक चौबंद सिस्टम ए.के. मिश्रा जी अमेरिका में नहीं है, वहां टाइम ज्यादा लग जाता है आने में। हमारे यहां कभी ऐसा नहीं हो सकता, और जिनको गलतफहमी है वो करके देख ले, तब मैं ये कैसे मान लूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दो। अपराध हुआ, अपराधी को दंडित करिए, लेकिन उस अपराध के पीछे कौन लोग थे, किन की शुभकामनाएं थी, किन की संलिप्तताएं थी, देश को वो भी पता लगना चाहिए। और दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि, और यहां दिल्ली पुलिस से कहूंगा, दिल्ली में कि जहां जहां बुलडोजर चला रहे हैं वहां वहां जनता को आश्वस्त करिए कि वहां दोबारा कभी बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुलडोजर होली, दिवाली, दशहरा, ईद की तरह नहीं होना चाहिए कि हर साल आएगा, नहीं। वो स्थान जीवन भर फिर अतिक्रमण मुक्त रहना चाहिए। इस बात की गारंटी कौन देगा? राकेश अस्थाना देंगे जहांगीरपुरी में? देना चाहिए दिल्ली पुलिस को। आज दिल्ली पुलिस को जो दिख रहा, या एमसीडी को जो दिख रहा, या दूसरों को जो दिख रहा, एसडीएम को, डीएम को, अभी तक आंखों मोतियाबिंद था क्या? अभी तक उनको नहीं दिख रहा था? और एक जहांगीरपुरी, सीलमपुर, तीमारपुर, उस्मानाबाद, एक जगह है क्या? वैध निर्माण ढूंढने जाओगे तो पागल हो जाओगे, अवैध तो हर जगह है, वैध ही तो नहीं है। राजनीतिक स्टंट में मेरा बहुत विश्वास नहीं। योगी आदित्यनाथ अच्छी मंशा के साथ इस मुहिम को चला रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, यह नहीं होना चाहिए कि जिलों में बुलडोजर का लीवर अन्य कारणों से दाएं से बाएं होने लगे और बाएं से दाएं होने लगे। यह नहीं होना चाहिए। एक नपना रखिए, एक नपना, उससे ही सबको नापिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सपा का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, या किसी पार्टी का ना हो, नपना एक होना चाहिए। सपा का विधायक अगर गैंगस्टर लगा जेल भेज दिया जाए, ठीक बात है, और भाजपा का विधायक भी अगर उन्हीं तरह के कार्यक्रमों में लिप्त है तो उसके खिलाफ भी गैंगस्टर लगाइए और जेल भेजिए। टीवी पर बहसें चलती रहेंगी, लेकिन जनता के मन में जय जयकार तभी होगी जब दृष्टि समान होगी। हमारे यहां कहा गया, समदर्शी है नाम तिहारो। प्रभु की कल्पना की गई तो ये कहा गया कि समदर्शी। हम राजा को भी विष्णु का अवतार बताते हैं भारतीय दर्शन में, इसलिए समदर्शी होना चाहिए। मसला दिल्ली का हो चाहे लखनऊ का। वो लोग ठीक नहीं जो किसी भी चतुराई के साथ ढीले शासन की वकालत करें, भले शब्द दूसरे रखें, लेकिन उसका मोटिव ये हो कि थोड़ा ढीली ढाली व्यवस्था चले। नहीं, व्यवस्था शार्प होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए।
ढीली ढाली व्यवस्था नहीं चल सकती, उतना समय नहीं। तब भारत है बैलगाड़ी के युग में था तो समय था, चल रहा था खड़ामा। आज इतना समय कहाँ है कि इस तरह के प्रपंचों में हर साल रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगी, रमजान आएगा, 10-10, 12-12 राज्यों में कर्फ्यू लगेगा, झंझट होगा, गोली चलेगी, ड्रामा चलता रहे। नहीं जी, हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली 1 साल में, ये उससे बड़ी बीमारी है क्या? ये तो कोई बीमारी नहीं है। निगाह सीधी हो, मन में देश हो, उसके बाद कहां कौन जहांगीरपुरी और कहां हुबली, सब सीधा होगा, सब कुछ सीधा, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं मित्र, और सब राजी खुशी चलेंगे, सब राजी खुशी चलेंगे। कुछ बहुत ज्यादा इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। देश अपनी ऊर्जा विकास में लगाए, नौजवान पढ़ने में लगाए। गोली तमंचा चला के क्या करेगा? वो रोहिंग्या है नहीं है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन गरीब है, सुबह खाए तो शाम को खाने को पैसा नहीं, तमंचा चला रहा है, अम्मा से रुपया पैसा छीन छान के है, अंगूठी और घड़ी पहने और वो चेन पहन बनवा ली, वो पहन ली और दे दवा है, क्रांतिकारी बनेगा। जमानत के पैसे नहीं मिलेंगे, घर में फाके हो जाएंगे। क्रांतिकारी बनने घूम रहे हैं। शक्ति होनी चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो नजीर बने। चाणक्य ने कहा कि श्रेष्ठ नीति वो जिसमें पुरस्कार और दंड दोनों की गूंज दूर तक जाए। दंड दे, उसका भी गूंज दूर तक हो। और भारत में तो बड़ी पुरानी मसल है कि भाई रूह कांप जाए, इधर वाले हो उधर वाले हो, उसको कोई फर्क नहीं। अभद्रता स्वीकार नहीं होनी चाहिए भारत को, और बाकी किसी नाम पर स्वीकार कर भी लेंगे, नाली के झगड़े में, धर्म के नाम पर नहीं करेंगे। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने, धर्म को गली मोहल्ले में उछालते घूम रहे हो, लुच्चे लफंगे धर्म को के संरक्षक बने घूम रहे हैं मुल्क में। अरे डूब मरना चाहिए हम लोगों को, जिनको धर्म का ABCD नहीं पता। रविंद्र, सहमत हूं। वेद नहीं जाने, पुराण नहीं जाने, स्मृति नहीं जाने, उपनिषद नहीं जाने, कुरान नहीं जाने, आयत नहीं जाने, वो लोग सितारे हिंदू को घूम रहे हैं। वो हिंदुत्व बचाएंगे और ये इस्लाम बचाएंगे। अरे भाई साहब, 10 रुपया नीचे पड़ा मिल जाएगा तो चुपके से जेब में रख लोगे हैं, और ऐसे जलूस में मोबाइल भी चुरा लोगे दूसरे का, और बता रहे हो धर्म बचाने आए। इनके साथ कोई मुरब्बत नहीं, ठीक ना। मैं तो उस लड़के को देख रहा था कैसे ड्रामा करता हुआ जा रहा था। आप भारत के मुंह पे थूक रहे हैं क्या? और अगर आप भारत के मुंह पर थूक रहे हैं, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, तो ये थूकना महंगा पड़ेगा। भाजपा रहे नहीं रहे, मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के मुंह पे थूकने की कोशिश करता है। जयंत चौधरी हैं, कल चरण सिंह थे, परसों अजीत सिंह साहब थे, आज जयंत हैं। पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भारत तो रहेगा। भारत माता का मान रहना चाहिए। इस भाव से लड़का जा रहा था, मैं देखा, कई बार रिवाइंड करके देखा, लग रहा था जैसे भगत सिंह की तरह लंदन की असेंबली में बम फेंक के आया है। देसी तमंचे से 4-6 फायर ठोके थे। कोई बड़ा क्रांतिकारी काम करके आया था, उसके पक्ष में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या नहीं। तरीका ठीक नहीं, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। बहुत हो गया, ये मान लो। 2 बहुओं में जब नहीं पटती, रोज छुट्टियां खिंचाई होती तो भी समझदार सास ससुर कहते भाई अलग अलग रहो।
दो बच्चों में नहीं पड़ती तो भी स्कूल क्लास में अलग अलग बैठते। आप अपने धार्मिक त्योहार अलग करिए, आप अलग करिए। माफ करिए, बहुत हो गया गंगा जमुना। गंगा भी थक गई, जमुना भी थक गई आप लोगों के ड्रामे से। उन पर रहम कर दीजिए, हम पर ना करिए। रविंद्र कहेंगे अमिताभ भावुक नहीं, मैं पक गया। 75 साल से ड्रामा मुसलसल जारी है, मुसलसल। और कुछ बुनियादी चीजों को समझना होगा, ये भी जान लीजिए। इस देश में मैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर देश का एक मूल स्वभाव होता है, मूल चरित्र होता है, मूल चित्र होता है ना। शून्य से पैदा नहीं होता कोई ना देश, उसका सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अमेरिका में जाके आप क्राइस्ट को कुछ बोलकर आ सकते हैं। अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, रविंद्र पटेल आपकी जानकारी के लिए, और हमसे बड़ा लोकतांत्रिक है। वो दिन भर मानवाधिकार चिल्लाता छत पर खड़े होकर। क्या वहां जाइए, जरा जितने बहादुर हो 2-4 लोगों को भेजो और जरा क्राइस्ट के बारे में कुछ आप शब्द कहते आ जाइए। पाकिस्तान कल तक हमारे दिल का एक टुकड़ा था, हमारा हिस्सा था, हमारी देह का हिस्सा था, अलग बना। क्या वहां ईश निंदा का कानून बनाया है ना? मैं ये नहीं कहता कानून बने भारत में, लेकिन निंदा तो नहीं होनी चाहिए, अभद्रता तो नहीं होनी चाहिए। वहां क्या स्थिति है? ये जख्म है, ये जख्म भारत को सोने नहीं देंगे। इनका समाधान होना चाहिए, इनका उपचार होना चाहिए, देश तभी आगे बढ़ेगा, वरना मन में ये फांस बनी रहेंगी। बड़े बूढ़ों से जाके पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरती है। और मैं तो मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा, आप दूसरे हो क्या? कितने लोग आए थे? अरे केरल और कश्मीर में सबसे पहले आए थे, कितने आए थे? 10, 20, 50, 100। बाकी सब तो यहीं से, कुछ बाबर लाए, कुछ शक लाए, कुछ हूण लाए, कितने लाए होंगे? ऐसा हॉस्टाइल व्यवहार ठीक नहीं किसी का। जो भी देश के मान बिंदु है उनके प्रति सबको सम्मान रखना चाहिए। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बार अयोध्या के संदर्भ में मैंने कहा था, रविंद्र भाई, उसकी बड़ी चर्चा हुई फिर देश दुनिया में। मैंने कहा मेरी बात काट दीजिएगा तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्या मैंने कहा? जो स्थान क्रिश्चियनों के लिए वेटिकन सिटी का है, वेटिकन सिटी का, ठीक, गोवा के चर्च का नहीं। जो स्थान इस्लाम धर्मावलंबियों का मक्का मदीना का है उनकी दृष्टि में, सिखों के लिए जो स्थान स्वर्ण मंदिर है, हमने कहा था हिंदू अगर ये मानते हैं कि अयोध्या हमारे लिए वही है, तो इस पर कोई जिरह करने का किसी को हक है क्या? इस देश में जिरह हुई 500 साल जिरह हुई। जिरह नहीं हुई, युद्ध हुआ, कुर्बानियां हुई, लोग मारे गए। क्या इतना नहीं सोचा जाना चाहिए? इतना तो सोचा जाना चाहिए ना। लेकिन समझाइश का समय बीत गया, मुझे लगता है अब सबसे आदर्श स्थिति है, आप भी भारत मां की संतान हो, ये भी भारत मां की संतान है, दो भुजाएं हैं, ऐसे नहीं रह सकते तो ऐसे ऐसे रहिए। ना आप शरीर से अलग हो सकते ना वो, सबकी जरूरत है, सबका सम्मान है, लेकिन ऐसे ऐसे रहिए। ऐसे रह के
एक दूसरे को कमजोर करें और लड़ाई करें और झगड़ा करें और हिंसा करें और भारत माता के माथे पर चोट का निशान लगा जाए, ये हमको मंजूर नहीं। इसके लिए योगी मॉडल कहिए, मोदी मॉडल कहिए, जो मॉडल कहिए, और इससे सख्त मॉडल हो तो वो भी मॉडल हो, लेकिन भारत माता की प्रतिमा अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसका माथा गर्व से चमकता रहना चाहिए। उसका माथा चोटिल हो यह हमको स्वीकार नहीं हो सकता। भारत माता का माथा चोटिल हो जाए, कोई मां कभी खुश हो सकती है देखे कि ऐसे गोली चल रही है हमारे दो लड़कों के बीच में? कोई खुश होगी? तो ये मादरे वतन है, मादरे वतन। आपको नहीं, जिन जिन को लगता है कि भाई नहीं हमारे ग्रीवांसेस हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विमर्श जारी रखिए। हिंसा की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, न अल्पसंख्यक को, न बहुसंख्यक को, न काले को, न गोरे को, न छोटे को, न बड़े को, किसी को नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी समाज से बात होती है, लोग आते हैं या आना जाना होता है या ऐसे किसी माध्यमों को, मैं कहता हूं किसी भी धर्म को किसी भी पार्टी के साथ मत जोड़िए। क्या? पार्टियां बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म हमको धारण करता है। कोई पार्टी माई की लाल इतनी बड़ी हो सकती है कि हमको धारण कर ले? गजब बात नहीं। पार्टियां अलग हैं, धर्म अलग है। पार्टियों का टोटल जन्मपत्री देख लीजिए, जन्म काल, तो अब तक कितना 100, 125, 150 साल, इससे ज्यादा का तो कुछ है ही नहीं। 5000 साल का भारत है, उसमें 150 साल है आप लोगों का सारा बंदरबाट। उससे पहले भारत नहीं था। ह्वेनसांग आया था तब भी भारत चल रहा था भाई, तब तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद कोई नहीं थी। ये गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। रामनवमी अरविंद केजरीवाल के पैदा होने के बाद से शुरू हुई क्या? नहीं ना। ये कौशलकांत मिश्रा के पैदा होने के बाद शुरू हुई? नहीं ना। हनुमान जयंती तब मनना शुरू हुआ जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने क्या? काय को गलत फहमी में दिमाग में रखे घूम रहे हो सब लोग? आप हो, आप नहीं रहोगे तब भी ये रहेंगे दृश्य, भारत के मन पर, माथे पर ये चित्र रहेंगे अंकित। 1000 साल की गुलामी थी, 1000 साल की गुलामी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा लाई गई। पशु के समान आचरण वाले लोगों ने आक्रमण किया। यहां 1000 साल भारत उनके नीचे रहा और सिसका। 1000, अरविंद जी, 1000 साल की गुलामी जब हिंदुस्तान को राम से विमुख नहीं कर पाई, हनुमान से विमुख नहीं कर पाई, तुलसी चौरा से विमुख नहीं कर पाई, गंगा से विमुख नहीं कर पाई, तो कौन माई का लाल कर लेगा? कौन माई का लाल कर लेगा? शासन की मूर्खताएं, कभी मूर्खताएं भी होती हैं और कभी उनमें कपट भी होता है। केवल मूर्खताएं नहीं, कभी विलिंगली होता है का ये सब कार्यक्रम। इस पर नजर रखिए, फौज फाटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए तो क्या भारत में शासन करने वाली जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, क्या ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं कि करोड़ों लोगों के मन से जुड़ा कोई अभियान अगर सड़क पर है, वो शोभा यात्रा हो सकता है एक गांव से गुजर रही हो, लेकिन वो भारत के 150 करोड़ लोगों के मन की संवाहक है यात्रा। मसला केवल गांव भर का नहीं है, मसला जहांगीरपुरी का नहीं है कि वहां जितने लोग रहते हैं उन्हीं के बीच का कोई नाली की लड़ाई थोड़ी ना है। यह आस्था और मन की लड़ाई है। तब इसमें आर्मी लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए, लेकिन पूरे सम्मान, भव्यता और दिव्यता के साथ यह शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और यह हक दूसरे को भी दीजिए, सबके लिए कह रहा हूं। अगर मुहर्रम का ताजिया निकल रहा है तो उसकी भी गरिमा वैसी ही अक्षुण्ण रहनी चाहिए। ये चोचलेबाजी नहीं चलेगी।
ये ड्रामा नहीं चलना चाहिए। और मैं बार बार जनता से कहता हूं, अपने अपने आराध्यों को, अपने अपने धार्मिक प्रतीकों को सियासतदानों के हाथ में शतरंज के मोहरे की तरह मत दीजिए। नहीं, इनका तो इतना ही है कि जवान मरे चाहे बूढ़ा, हमको तेरही से काम। क्या? जवान मरे चाहे बूढ़ा, हमको तेरहवीं से काम। सत्ता मिलती हो टोपी लगा लेंगे, सत्ता टेस्ट करेंगे, टोपी से नहीं मिलेगी गमछा डाल लेंगे, गमछा से नहीं मिलेगी क्रॉस पहन लेंगे, क्रॉस से भी नहीं मिलेगी कृपाण ले लेंगे, तो कुछ भी कर लेंगे। इनका क्या है? इनको और सिनेमा वालों को बराबर समझिए। आए हैं, अभिनय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। ये हिंदुस्तान के लोक मन की गंगा है, लोक मन की गंगा। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, तू में। क्या इस शर्मिंदगी की बात नहीं? हमारे पास इतने अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय हैं, फोर्सेस हैं, सब इक्विपमेंट्स हैं, LIU भी अपग्रेडेड है अब तो भारत की हर जिले में। हम एक छोटी छोटी शोभा यात्रा नहीं गुजार सकते? यहां से शक पैदा होता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह आरोप लगा के जा रहा हूं, मुझे यहां से शक पैदा होता है। और ये शक इसलिए और गहरा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, सुन ले कान खोलकर लोग, उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन 800 शोभा यात्राएं निकली थी। कितनी? 800। कहीं पत्थर नहीं चला, कहीं धूल नहीं फेंकी गई। हुआ तो फूल फेंके गए, ठंडा पानी पिलाया गया। मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं आपकी बात? जो उत्तर प्रदेश में हो सकता था वो खरगोन में, करौली में, जहांगीरपुरी में क्यों नहीं हुआ? ये सवाल नहीं उठाऊंगा। देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी, 800 शोभा यात्राएं। ऐसा लगा मक्खन की तरह चीजें संपन्न हो गई। क्या वहां कुछ सुपरनेचुरल फोर्स थी क्या? जैसे रंग की पुलिस आपके पास, वैसी रंग की पुलिस योगी आदित्यनाथ के पास। इसलिए मैं कहता हूं, मन का मामला है, मन साफ नहीं था। मन साफ होता तो किसी भाई के लाल की मजाल थी कि ड्रामा कर दे। आरोप बड़ा है, लेकिन लगना चाहिए। कई बार समय आपको लाके उस चौराहे पर खड़ा कर देता है कि वो इस तरह के आरोप जरूरी हो जाते हैं भविष्य में सुधार के लिए। एक बात और याद आती है, मेरी बात से कौशलकांत बहुत सहमत होंगे, यहाँ नहीं सहमत होंगे, पीछे जो ज़्यादा होंगे, और अरविंद जी यही सहमत होंगे कि 370 धारा जब हटाई गई तो हटाने वालों के मन में भी था कि कुछ ना कुछ तो बवाल हो गई होगा, और जो लोग उसके पक्षधर थे वो तो चिल्ला ही रहे थे खून की नदियां बहा देंगे। क्या? सिरिंज भर खून कहीं बहा नहीं, जितना सुई लगाने में निकलता उतना भी नहीं बहा। क्यों? मंशा साफ थी, कोई विभ्रम नहीं था, कोई संभ्रम नहीं था, कोई विचलन नहीं था। पता था हिंदुस्तान की सत्ता को कि हमको क्या करना है। हमको कश्मीर का एकीकरण चाहिए तो चाहिए, कर दिया। जब 370 पर हम घाटी को शांत रख सकते हैं तो हम जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। किसको बेचने आए हो ये तर्क? कौन खरीदेगा इस तर्क को? हम करौली में भगवान राम की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, 370 में घाटी को शांत और नियंत्रित रख सकते हैं। और कह रहे भैया मान लो, समझो, मान लो। किसे मान लो?
ये सामान्य कानून व्यवस्था की घटना नहीं है। नहीं तो मैं चंद्रशेखर जी की भाषा में कहूं, दरोगा का मामला होता तो इतनी बहस क्यों करता। कल ही उनकी जयंती थी चंद्रशेखर जी। ये दरोगा का मसला नहीं, दरोगा तो सक्षम है। कश्मीर में दिखा, कहीं और ढिलाई रही, कहीं और समस्याएं रहीं। शिखर की समस्याओं ने राज्यों में गली गली तनाव पैदा कर दिया। जो लोग शिखर पर हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 1000 साल की कठोर गुलामी के बाद भी भारत अपने मानबिंदु भूला नहीं है, उनके साथ खड़ा रहा। तो आप तो ऐसा कोई मुगालता मत पालिएगा कभी। भारत इन्हीं मानबिंदुओं के साथ जिएगा, इनसे अलग नहीं हो सकता। ये उसके रक्त में शामिल है चीजें, उसके रक्त में। इनके लिए रास्ता बनाइए, इनके लिए सुगम पथ बनाइए, उसी में सबका कल्याण है। टकराव से कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी के 4 वोट बढ़ जाए, किसी के 4 वोट कम हो जाए, लेकिन भारत का मन हर बार आहत होगा और मेरे जैसे सवाल उठाने वाले लोग हर बार प्रश्न पूछेंगे। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाट फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।